हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। वीडियो अपना जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, उसी को आगे बढ़ाएंगे आज भी। आज उसमें हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जो पढ़ा है क्या वो सफिशेंट है या और आगे हमें और पढ़ना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो आप बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ समझ में आ पाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में बच्चों हमने सबसे पहले आपको उसका मीनिंग बताया था और ये बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है वो हमने आपको बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आप समझ गए होंगे कि हमारी जो भी संपत्तियां हैं वो किसके बराबर होती हैं? जितना ओनर ने पैसा लगाया है वो प्लस उधार लिया है। वो संपत्तियों का मूल्य क्या होगा? जितना ओनर ने पैसा लगाया है और जो बाहर से उधार लिया है उनके मूल्य को अगर हम टोटल कर लेंगे तो वो हमारी एसेट्स होंगी, वो हमारी संपत्तियां होंगी। हमारे से मतलब फर्म की लायबिलिटी जो उसने उधार लिया, माल उधार लिया या पैसा उधार लिया, और कैपिटल जो उसने खुद का लगाया, उसी से वो अपनी सारी एसेट्स परचेज कर सकता है। बच्चों इसको हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। हमने आपको बताया भी था कि अगर आप एसेट्स माइनस कैपिटल कर देंगे तो ये आपको लायबिलिटीज आ जाएगा। अगर यही एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देंगे तो आपका कैपिटल आ जाएगा, और यही आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटीज कर देंगे तो आपकी एसेट्स आ जाएंगे, जैसा कि है। तो इसको इस तरीके से आप अगर थोड़ा भी मैथ का ज्ञान होगा तो हमको अगर दो चीज़ें यहाँ दी गई हैं तो तीसरी चीज़ का हम आराम से पता कर सकते हैं। ये मैंने ये समझाने की कोशिश की। ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या आपके फिलअप होंगे या आपके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसमें से ये तीनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि आपका कौन सा इक्वेशन सही है, कौन सा समीकरण सही है। तो आपको उसमें से जानना पड़ेगा एक इक्वेशन के बारे में। तो इसलिए मैंने ये आपको बताया कि ये तो सही है, बाकी जो भी लिखा होगा वो गलत होगा। दूसरी बात, ये तो हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन का, आपका इक्वेशन है क्या। अब उसको समझने के लिए हमने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन आपके पास सामने आएगा, उस ट्रांजैक्शन में आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि वो एसेट साइड से है या लायबिलिटी साइड से है। वो भी हमने आपको कुछ साइड बताए थे, आज फिर बोल देता हूँ। एसेट साइड होगी आपकी और लायबिलिटीज होगी। एसेट में आपका कैश होता है, बैंक डिपॉजिट होता है, स्टॉक होता है, डेटर्स होते हैं। ठीक है बच्चों? और यहाँ आपकी कैपिटल होती है और क्रेडिटर्स होते हैं। ये बैलेंस शीट का छोटा सा प्रोफॉर्मा है जो हमने आपको बताया था कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपकी मशीनरी भी आ सकती है, इसमें आपका फर्नीचर भी आ सकता है। जो भी एसेट होगी वो इस साइड में आएगी और जो लायबिलिटी होगी वो इधर आएगी। तो इसका टोटल और इसके टोटल के बराबर होना चाहिए। ये कैपिटल है, ये क्रेडिटर है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, इनका टोटल बराबर होना चाहिए। ये टोटल बराबर आता है, समझ गए बच्चों?
तो ये एक प्रोफॉर्मा है जो हमने आपको बताया है। अब इसमें क्या है, हमने आपको 5-6 चीज़ें बताई थी कि एक तो एसिड इंक्रीज करेगा। अगर 2 आइटम आपने छांटे हैं कि एक एसिड का है और एक लायबिलिटीज़ का है, एक आइटम एसिड का है, ट्रांजैक्शन में कोई 2 आइटम आपने रिकॉग्नाइज किए कि एक एसिड का है और एक लायबिलिटी का है, तो आप निश्चित रूप से समझ जाइएगा कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर एसिड साइड वाला आइटम इंक्रीज कर रहा है तो मान लीजिए कि लायबिलिटी साइड वाला भी आइटम इंक्रीज ही करेगा। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। ये शॉर्टकट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन नियमों को तो हमने जो पढ़ाया वो तो देख ही लेना, लेकिन शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। अगर एसिड साइड का कोई भी आइटम इंक्रीज करेगा तो लायबिलिटी साइड का भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगर इसका डिक्रीज करेगा तो ये आइटम डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर सेम साइड का कोई सेम साइड से 2 आइटम मिल गए, आपको कोई ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ कि सेम साइड से 2 आइटम इफेक्ट कर रहे हैं, तब उनमें अपोजिट फार्मूला लग जाए, एक इंक्रीज करेगा और एक डिक्रीज करेगा। अगर इसी साइड से 2 आइटम, कैश है, फर्नीचर है, कैश है, स्टॉक है ना, 2 आइटम आपको मिल रहे हैं तो एक इंक्रीज करेगा और एक डिक्रीज करेगा। ऐसे ही लायबिलिटी साइड में अगर लायबिलिटी साइड से 2 आइटम आपको मिल रहे हैं तो एक इंक्रीज करेगा और एक डिक्रीज करेगा। तो ये शॉर्टकट है समझने के लिए, और बाकी तो हमने आपको जब नियम बताए थे तब पूरा डिटेल में आपको समझाया था। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ जानकारियाँ लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा जो वो आपका यही आ सकता है कि इनमें से आपको सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 में से एक ऑप्शन आपको, जैसे 4 दे दिए, नंबर 1 एसेट्स प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। सेकंड दे दिया लायबिलिटीज माइनस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। थर्ड दे दिया एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। फोर्थ दे दिया कैपिटल माइनस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। आपको ये इक्वेशन दे दिए गए। अब आपको इसमें से सेलेक्ट करना है, चूज करना है कि हमारा कौन सा इक्वेशन सही है। तो बच्चों आप सेलेक्ट करिए एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। अगर एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे तो लायबिलिटी आ जाएगा। बाद बाकी इनमें से कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है। एसेट प्लस कैपिटल करेंगे तो लायबिलिटी नहीं आएगा, एसेट माइनस कैपिटल करेंगे तभी लायबिलिटी आएगा। एसेट माइनस कैपिटल करेंगे तभी लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। लायबिलिटीज ये है, इसमें माइनस कैपिटल किया तो एसेट नहीं आएगा, ये भी गलत है। और कैपिटल माइनस एसेट्स, कैपिटल से एसेट माइनस होगी नहीं, क्योंकि कैपिटल प्लस लायबिलिटी वो इज इक्वल टू है एसेट के। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो आप इसमें से छांट के बता सकते हैं। तो एक तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन हो सकता है। चलो बच्चों, अब एक दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं, दूसरी बात करते हैं, दूसरा एक और समझते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं
कैलकुलेट द करेक्ट वन। हम दो तीन नंबर वन दो तीन को बताएंगे, उसमें से आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। इसमें सबसे पहले लिखा होगा एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है ना बच्चों। अब एसेट लिख दिया 7 लाख, लायबिलिटीज लिख दिया 2 लाख और कैपिटल लिख दिया 4 लाख। सेकेंड वन में लिख दिया 6 लाख, 3 लाख और 2 लाख। थर्ड वन में लिख दिया 5 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। फोर्थ में आ गया 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख। अब आपको इनमें से करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट करने के लिए आपको फार्मूला पता है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। इन दोनों को टोटल करेंगे, वो इसके बराबर होना चाहिए, वही इक्वेशन करेक्ट होगा। तो 7 लाख को अगर कैलकुलेट करते हैं 2 + 4 6 होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। 6 लाख को 3 + 2 5 होता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। 5 लाख में 2 + 3 ये सही होता है और 3 + 3 ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपके 3 है। आपको यहाँ पे टिक का निशान लगाना है कि ये हमारा करेक्ट इक्वेशन है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से। ठीक बच्चों, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है प्रोप्राइटर withdraws money for his personal use will, ये आपको ब्लैंक स्पेस होगा, कैश एंड कैपिटल। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाल लिए, तो ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, है ना। अब इसमें लिख सकता है इंक्रीज, सेकेंड हो सकता है डिक्रीज, थर्ड हो सकता है नो चेंज एंड फोर्थ हो सकता है नन ऑफ द अबव, नन। और आपको इसमें से करेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर प्रोप्राइटर कैश विड्रॉ करता है तो विड्रॉ करने में क्या होगा, कैश हमारा माइनस हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, माइनस, और विड्रॉ करेगा तो हमारी कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। दोनों माइनस हो जाएंगे, इसका मतलब दोनों डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा डिक्रीज, और डिक्रीज का सही आंसर है ये, और बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैलकुलेट the assets of the firm from given data। आपको कुछ डाटा दिए जा रहे हैं, उससे आपको फर्म की एसेट पता करना है। तो क्या डाटा है, लायबिलिटीज
आर 3 lakh and capital is 2 lakh। तो आपको एसेट पता करनी है। आपको क्या पता करना है? एसेट कितनी है। तो एसेट विल बी, तो अब इसमें आपको आंसर दिए होंगे। नंबर 1 3 lakh, नंबर 2 1 lakh, नंबर 3 4 lakh और नंबर 4 5 lakh। अब आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा सही है। तो लायबिलिटी और कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये जब मिलेंगे तो उनका टोटल आता है 3 to 5 lakh। ये वाला आंसर आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है बच्चों, एक ये हो सकता है। एक सवाल थोड़ा सा लेंदी में पूछ रहा हूं, आप बताना। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या है? कैपिटल इज 5 lakh, creditors are 3 lakh, expenditure during the year is 3,50,000 and revenue of the year is 4,50,000 is 4,50,000। Unsold stock is 1 lakh। अब आपको क्या करना है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि कैपिटल 5 लाख की है, क्रेडिटर 3 लाख के है, एक्सपेंडिचर आपका फुल ईयर में 3,50,000 हुआ है और रेवेन्यू आपका 4,50,000 हुआ है और अनसोल्ड स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है वो 1 लाख का पड़ा हुआ है। और आपको पता करना है टोटल एसेट आपकी कितनी है। टोटल एसेट का जो फार्मूला है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब कैपिटल में अगर कोई प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट भी प्लस हो जाएगा। अगर साल का कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो लॉस इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास एसेट तो पता करनी है हमें। लायबिलिटीज कितनी है? 3 lakh और कैपिटल 5 lakh। प्रॉफिट है कि लॉस है? हमारा एक्सपेंडिचर है 350 का और रेवेन्यू है 450 की, तो प्लस 450 माइनस 350, ये आपका 1 लाख होता है। ठीक बच्चों, 3 + 5 8 और 9 लाख, ये आपकी हो जाएगी टोटल एसेट्स। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगर आपको डाटा दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप एसेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अभी हमने बताया आपको इस तरीके का एक वो क्वेश्चन हो सकता है। अभी आपको ये तो एसेट दी गई थी, आपको कैपिटल के लिए कोई पूछ सकता है कि आप कल कैपिटल कैलकुलेट कर दीजिए। Calculate the capital of the firm from following information. Creditors are 5 lakh. Total assets are 8,50,000. Total assets are rupees 8,50,000 and income of the year is rupees 2 lakh. अब आपको कैपिटल पता करनी है कि आपकी कैपिटल कितनी है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है ना। कैपिटल आपको पता करनी, केवल आपको 1 लाख का जो आपका वो 2 लाख का आपका प्रॉफिट है वो पता है। 2 लाख प्लस ये आपको पता नहीं है एज इक्वल टू एसेट कितनी है आपकी 8,50,000 माइनस लायबिलिटी कितनी है आपकी 5 लाख। ठीक है ना बच्चों। ये आपका आता है 350 प्लस 2 लाख 550। एसेट में से लायबिलिटी कम कर दिया तो 350 तो ये आ गया और 2 लाख हमारा प्रॉफिट था तो ये हो गया आपका 550। ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैपिटल। ऐसे ही आपको लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लायबिलिटीज के लिए हमने दिया हुआ है कि आपको लायबिलिटीज कैसे पता करेंगे, एसेट माइनस कैपिटल कर देंगे तो लायबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। और कोई चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, उसमें और समझते हैं कि और कैसा सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। गिव an example for each of the following transactions. क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना है कि वो एग्जाम्पल से वो प्रॉब्लम सटीक बैठती है। एक देते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। पहला, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज in other asset।
बात समझ गए? एक एसेट इंक्रीज हो रही है, दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है, ऐसा कोई एक उदाहरण, ऐसा कोई एक ट्रांजेक्शन आपको बताना है। इसमें से एसेट की बात हो रही है दोनों में, तो एसेट साइड पर ध्यान करेंगे कि एसेट में हमारे क्या क्या ट्रांजेक्शन है ना। एसेट में हमारे क्या क्या आइटम हो सकते हैं। एसेट में कैश है, बैंक डिपॉजिट, स्टॉक, डेटर्स, मशीन, सब का ध्यान रखेंगे और ये विचार करेंगे कि ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन हो सकता है कि हमारा एक एसेट कम हो जाए और दूसरी एसेट बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो बच्चों, अगर एसेट की बात हो रही है तो गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, अगर हम माल कैश में परचेज कर लेते हैं, अगर हम माल कैश से परचेज कर लेते हैं तो क्या होगा, सोचते हैं। कैश में अगर परचेज करेंगे तो हमारा स्टॉक प्लस हो जाएगा, हमारे पास माल आ रहा है तो स्टॉक प्लस हो जाएगा, और हम क्या करेंगे उसके बदले में, कैश दे रहे हैं, कैश हमारा माइनस हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा। तो एक एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल सही है। सेकंड बच्चों, इंक्रीज इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी एसेट भी इंक्रीज हो जाए और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए, ऐसा कोई एग्जाम्पल मुझे बताओ, क्या उदाहरण हो सकता है। अभी हमने गुड्स परचेज ऑन कैश किया था, अब यही गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कर दें तो क्या होगा, पहले लिख लेते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कर लिया तो स्टॉक तो आ गया, वो स्थिति ऐसी है, स्टॉक हमारा प्लस हो गया तो इंक्रीज हो गया। दूसरी बात कह रहा है इंक्रीज इन लायबिलिटी भी होना चाहिए, तो हमने क्रेडिट परचेज किया है तो दूसरा हमारा क्या आइटम होगा, क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी में आता है और ये हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी देनदारी हो जाएगी, हमने उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, इसलिए ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो थर्ड आइटम हो सकता है इंक्रीज इन वन एसेट, इंक्रीज इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। तो बहुत सरल है बच्चों, इंक्रीज हमारी एसेट में हो जाए, इंक्रीज हमारी कैपिटल में हो जाए। ऑनर कैपिटल ले आएगा, ऑनर इंट्रोड्यूस करेगा कैपिटल को, तो हमारे दोनों काम होंगे, कैपिटल भी प्लस होगी और कैश भी प्लस होगा। तो ऑनर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल, बच्चों समझ गए, ऑनर इंट्रोड्यूस भी कर सकता है, ऑनर इंक्रीज भी कर सकता है, कैपिटल को और बढ़ा भी सकता है, तो हमारा कैश भी प्लस होगा और कैपिटल भी प्लस होगी, तो दोनों चीज इंक्रीज हो जाएंगी, कैश और फोर्थ डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। अभी तक हम बात कर रहे थे इंक्रीज इन एसेट की, अब बात कर रहे हैं डिक्रीज इन एसेट। एसेट डिक्रीज भी होनी चाहिए और लायबिलिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए। ऐसा क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है बच्चों, हमने क्रेडिटर से माल लिया था, हमने उसको पैसा पेमेंट नहीं किया था, अब अगर हम उसको पैसा पेमेंट कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे और कैश भी कम हो जाएगा। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। हमने क्रेडिटर को कैश पेमेंट कर दिया है
तो हमारी देनदारियाँ भी कम हो गई और हमारा कैश भी कम हो गया। दोनों चीज़ डिक्रीज हो गई, दोनों चीज़ डिक्रीज हो गई। फिफ्थ, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। हमारी एसेट भी डिक्रीज हो जाए और हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाए, ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ओनर, प्रोपराइटर, मालिक पैसे निकाल ले अपने पर्सनल यूज़ के लिए कि हमको पैसे की ज़रूरत है और उसमें पैसे निकाल लिए, तो क्या करेंगे? कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी क्योंकि उसने पैसे निकाल लिए हैं। ओनर withdraws money for his पर्सनल यूज। ऑनर ने पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, दोनों चीज कम हो गई, कैपिटल भी कम हो गया और कैश भी कम हो गया। और यही ये पूछ रहा है डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। एक और देखते हैं कि इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल। हमारी ये लायबिलिटी तो इंक्रीज होना चाहिए लेकिन कैपिटल में कमी आनी चाहिए, कैपिटल डिक्रीज होना चाहिए। ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों? अभी हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में। उसमें एक एंट्री थी आउटस्टैंडिंग एंट्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बारे में हमने आपको बताया था जब हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अदत्त खर्चे होते हैं जिनको हमने पेमेंट नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को कैपिटल से माइनस कर देते हैं, कैपिटल से डिक्रीज कर देते हैं। यही कह रहा है डिक्रीज इन कैपिटल, तो उनको हम कैपिटल से डिक्रीज कर देते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं? लायबिलिटी यहाँ उसको हम दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके। तो एक तो इसमें से माइनस कर देते हैं और यहाँ उसको दिखा देते हैं, तो हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर्स हमारे बढ़ जाते हैं और हमारी कैपिटल कम हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें कि आपको और भी मिल सकते हैं, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए इनकी और जानिए। नई नई प्रॉब्लम आएंगी, आपके पास बुक होगी, उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसको आप समझिएगा, उसके क्वेश्चन करिएगा, करके बैठेंगे ना तब प्रॉब्लम सामने आती है। ऐसे ही समझ लेने समझ गया वो नहीं, आप उनको करने बैठेंगे ना तो एक एक प्रॉब्लम आएगी आपको समझ में। अभी हमने एक डिस्कस नहीं किया था, पीछे हमने एक सवाल किया था आपको जिसमें हमने अनसोल्ड स्टॉक के बारे में बताया था, वो हमने बाद में बता नहीं पाया उस प्रॉब्लम में। अनसोल्ड स्टॉक एक हमने प्रॉब्लम आपको बताई थी जिसमें हमने एसेट कैलकुलेट करवाई थी, और उसमें अनसोल्ड स्टॉक का दिया था। तो एसेट में अनसोल्ड स्टॉक इंक्लूड रहता है, इसलिए वो अनसोल्ड स्टॉक जो हमने दिया था बाद में उसका कोई मतलब नहीं है। अनसोल्ड स्टॉक जो स्टॉक होता है वो हमारे एसेट का ये पार्ट होता है, इसलिए वहाँ अगर दिया हुआ है ऐसे किसी क्वेश्चन में, वो कंफ्यूज करने के लिए होता है कि इसका हमें क्या करना है, लेकिन उसका करना नहीं होता। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी आपके सामने आएंगी। आप कृपा करके अपनी बुक से सारे क्वेश्चन को हल करिए, सॉल्व करिए उनको, और जब सॉल्व करेंगे तो नई नई प्रॉब्लम आपके पास हो सकता है। हालांकि हमने कोशिश की है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, जो भी हमने आप पढ़ाया है वही आपकी किताब में होगा। तो आप उनको सॉल्व करिए, सॉल्व करने से आपको और समझ में आएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये दोनों सवाल
जनरल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ईजी है। अगर आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनमें कोई गलती नहीं होगी और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो कृपा करके आप इसको ठीक से समझिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अब लेजर बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ओके, बाय बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।